हम लोग यूनियन के पास, तो यूनियन ट्रेड कॉमर्स कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसकी करते हैं। पर अगर समझ लीजिए और एक और लिस्ट है जिसका नाम है रेसिडुअरी लिस्ट। तो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या पावर यूनियन के पास होती है, यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है, कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है और कौन सी पावर स्टेट एंड यूनियन दोनों के पास होती है। अच्छा, आते हैं हम लोग यूनियन के पास। तो यूनियन लिस्ट जो यूनियन गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है पावर, वो होती है। तो उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो ये पूरे कंट्री में सेम होना चाहिए, इसीलिए इसे सेम रखा जाता है और पूरे कंट्री में एक ही जन इसे एक्सरसाइज करता है, वो है यूनियन गवर्नमेंट। अब आते हैं स्टेट लिस्ट जो स्टेट पावर एक्सरसाइज करती है, लाइक सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। जो स्टेट में होता है वो स्टेट एक्सरसाइज करती है कि वो कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, तो वो स्टेट देखती है। अब हम लोग आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसकी पावर स्टेट भी एक्सरसाइज करते हैं और साथ में यूनियन गवर्नमेंट भी एक्सरसाइज करते हैं। पर अगर समझ लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कोई रीजन के बीच में, जिसमें स्टेट का कहना ये है कि हमें ऐसे करना चाहिए, वहीं यूनियन का कहना है नहीं हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो उस टाइम में यूनियन गवर्नमेंट का बात माना जाएगा। सो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन एंड मैरिज। और एक और लिस्ट है जिसका नाम है रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट वो हो गए जो सब्जेक्ट्स ना यूनियन लिस्ट में आते हैं, ना स्टेट लिस्ट में आते हैं, ना कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जो मतलब अदर सब्जेक्ट्स हो गए। लाइक जैसे देखा जाए इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी, ये उस टाइम में नहीं थे 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो अब ये सब सब्जेक्ट्स कहाँ जाएंगे? तो ये सब रेसिडुअरी लिस्ट में आते हैं और इसे एक्सरसाइज किया जाता है थ्रू यूनियन गवर्नमेंट। समझ गया। तो अब हम लोग आते हैं कि फेडरलिज्म हमारी कंट्री में कैसे प्रैक्टिस की जाती है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स। सो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तभी हमारे जो लीडर्स थे वो बहुत डरे हुए थे कि हमें अपने स्टेट्स को लैंग्वेज के हिसाब से बांटना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें डर था अगर वो बांट देंगे तो हमारे देश की यूनिटी में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो अब वो डरे हुए थे, बट उन्होंने सोचा नहीं हमें ये करना चाहिए, तो उन्होंने बांटा। भाई ने बोला करने का तो करने का, और ये बहुत सही डिसीजन हुआ। और वहीं देखा जाए तो पाकिस्तान ने वैसा नहीं किया। सो आप जानते होंगे कि बांग्लादेश एक टाइम में पाकिस्तान का पार्ट था। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से इसलिए इंडिपेंडेंस का डिमांड कर रहा था क्योंकि उनके लैंग्वेज पर एकदम ही ध्यान नहीं दे रहा था पाकिस्तान, और अपना लैंग्वेज उनके ऊपर लगा रहा था। तो इस वजह से डिफरेंसेस आए और बांग्लादेश सेपरेट हो गया पाकिस्तान से। अच्छा। हमारे देश में स्टेट्स को लैंग्वेज के हिसाब से बांटा गया है, इसीलिए हमारे देश में इतने सारे स्टेट्स हैं और ये डिसीजन बहुत सही रहा और सारे स्टेट्स अच्छा से ऑपरेट कर पा रहे हैं। अब आते हैं लैंग्वेज पॉलिसी में। हमारे देश में पहले से हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज थे। ऑफिशियल लैंग्वेज, हाँ सही सुना आपने। हिंदी कभी भी हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं रहा, ठीक है। इंडिया में 40% लोग ही सिर्फ हिंदी बोलते हैं और बाकी 60% अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो 1965 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रहना बंद कर देगा। इसके लिए 1965 में तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसको देख के इंग्लिश को अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया है। तमिलनाडु पीपल का ये कहना था कि इंग्लिश ही एक वे है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे अदर पीपल से। तो अब होता क्या है कि अब जैसे आप जानते हैं लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स बांटा गया हमारी कंट्री में। तो लैंग्वेज ने अपने लैंग्वेज है, उनके ही लैंग्वेज उनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके स्टेट्स के, ठीक है। और उन्हीं के लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं ऑफिशियल वर्क में अपने स्टेट्स के, ठीक है। सेंटर और स्टेट रिलेशन। पहले क्या था, जब इंडिपेंडेंस मिला था तो हमारे देश में कांग्रेस की ही पावर थी। तो कांग्रेस हर एक स्टेट्स में भी राज करते थे। तो स्टेट्स अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेते थे, वो हर चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछते थे। तो वो एक टाइप से सही फेडरलिज्म प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा था। जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं रहती थी उस स्टेट की पार्टी को कांग्रेस गिरा देती थी और अपनी पार्टी फिर से ले आती थी। अब अर्ली 90s में क्या हुआ कि डिफरेंट स्टेट्स में नई नई पार्टीज आने लगी और उस टाइम कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई थी। अब सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे थे और उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अब यूनियन गवर्नमेंट ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट को अबॉलिश नहीं कर सकती। ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसके बाद हमारे यहाँ रियल फेडरलिज्म का प्रैक्टिस होना शुरू हुआ। अब हम लोग आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। पहले क्या था, लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हो या ना हो कंपलसरी नहीं था और ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। तो स्टेट गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं दे रही थी, बट लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। अब क्या था, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है।
और इसको देखने के लिए एक अलग से कमीशन भी सेट किया गया था जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। सो पहले क्या था, स्टेट्स अपना पावर और रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती थी। अब वो मैंडेटरी हो चुका था कि स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर देयर पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। अब पहले सीट्स रिजर्व नहीं थे, अब सीट्स रिजर्व कर दी गई थी। जैसे सीट्स वे रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स फॉर द ST एंड OBCs, ठीक है, इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दिए गए। एंड 1/3 सीट्स रिजर्व थे फॉर वुमेन। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और सब वीडियोस को भी चेकआउट करें और देखें वो कैसे हैं और हमें रिव्यूज़ दें। और मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई मिस्टेक आपको लगे और कुछ चाहते हैं जो आप हम इम्प्रूव करें वो हमें ज़रूर बताएं और हम उस पर वर्क ज़रूर करेंगे। धन्यवाद एंड थैंक्स।